अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे आज की वीडियो में जनाब। और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, ईरान से, अमेरिका से बड़ी खबरें हैं जो हमने आपके सामने रखनी है। जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो है कराची से रॉ के 4 एजेंट्स पकड़े गए हैं। पिछले महीने भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करने की तैयारी करते हुए रॉ के एजेंट्स पकड़े गए थे। और ये जो एजेंट्स पकड़े गए हैं इनका भारतीय फौज के आला अफसर रंजीत से राब्ता था। ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इनके पास क्या मवाद निकला है, क्या अभी तक जो है वो हसास इदारों और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है इन 4 एजेंट्स के हवाले से, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। मुल्क के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की सियासत को लेकर हमेशा बड़ी चर्चा रहती है। इमरान खान साहब क्या वाकई माइनस हो गए हैं? उनकी बहन ने कहा कि लगता है माइनस हो गए। और ये क्यों कहा? क्योंकि इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा था कि मुझसे पूछे बगैर बजट पास नहीं होगा। बजट पास हो गया और बजट पास करवाने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब, जिन पे इससे पहले कई बार इल्जाम लगा है कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगते रहे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि कोर्ट मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाए क्योंकि ऑर्डर्स के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं हो रही। और जस्टिस मंसूर साहब के पास ये गए हैं। जस्टिस मंसूर साहब, आपको पता ही है कि इस वक्त जो अदालती पूरा निजाम चल रहा है उससे बड़े नाखुश हैं, लिहाजा उन्होंने कहा जी कि आप जाइए चीफ जस्टिस के पास। तो ये पूरी कार्रवाई क्या है, इसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा का एक पहला टाकरा होने वाला है एससीओ के इजलास में। जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है वो टाकरा हो चुका हो। और पाकिस्तान के जो मुशीर है कौमी सलामती के, वो भी चीन में मौजूद है। एससीओ के इजलास के साथ साथ जो बाकी सिक्योरिटी के मामलात पे वहाँ पे अहम इजलास और मीटिंग्स चल रही हैं, और वो DGISI भी हैं जनरल आसिम मलिक, वो भी चीन में मौजूद है। तो ये जो आमना सामना होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं। दोनों ही अपने बयानात और एग्रेसिव अप्रोच की वजह से अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं दोनों तरफ की हुकूमतों में। तो लेट्स सी कि ये टाकरा कैसा होगा, आमना सामना कैसा होगा, क्योंकि मुलाकात के तो इम्कानात नहीं है। हालिया पाक भारत जंग के बाद जो मामला है वो काफी खराबी से दुचार है। उसके अलावा जनाब ईरान में एक तो वो अहम शख्सियात जिनके शहीद होने की खबरें चला रहा था मीडिया और इजराइल दावे कर रहा था। अब जो पहले आपने देखा कि एडमिरल अली शमखानी साहब जो हैं वो जिंदा थे, उनकी शहादत की खबर गलत थी। अब ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी साहब भी जिंदा हैं और वो सामने आए हैं एक बड़े इवेंट में। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। जौहरी तनसीबात में नुकसान कितना हुआ है, ईरान का क्या मौकफ है और क्या ईरान इस बड़े नुकसान को मान रहा है, एक बहुत ही अहम एतराफ ईरान की जानिब से है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया से खुश नहीं है। अंदर की कहानी है क्या, कितना नुकसान हुआ जौहरी तनसीबात को, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की जो कोशिश थी वो तो नाकाम हो गई, लेकिन एक और नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन उनके लिए आ गई है। और ईरान की पार्लियामान ने एक अहम बिल मंजूर किया है एटमी तवानाई एजेंसी से अपने ताउन के हवाले से। उसकी तफसीलात भी जनाब आज आपको बताएंगे। और जो ज़ोहरान ममदानी साहब हैं, न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का जो सफ़र है उनका, वो मंजिल के कितने करीब हैं और ये कितना सिग्निफिकेंट है। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे हैं ज़ोहरान ममदानी साहब, डेमोक्रेट के जो उम्मीदवार हैं। तो ये सब की सब तफसीलात हमने आपको आज की वीडियो में बतानी है, तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है जनाब। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले जनाब आ जाइए कि जो कराची से 4 दुश्मन के जो एजेंट्स पकड़े गए हैं भारतीय एजेंसी रॉ, और ये पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस शोएब मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई से 4 लोगों को पकड़ा गया है। ये मलीर कायदाबाद से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार मुलजिमान जो हैं वो इंडियन आर्मी के आला अफसर कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे और जितनी भी हसास तनसीबात के हवाले से मालूमात ये दुश्मन को पहुंचा रहे थे और मुख्तलिफ इलाकों में तखरीब की कार्रवाइयाँ करने की जो प्लानिंग थी वो भी कर रहे थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनके मंसूबों को नाकाम बनाया गया है। इनसे जो दस्ती बम, पिस्टल्स, मुश्तबा गाड़ी और दीगर तखरीबी सामान निकला और जो इनके फ़ोन और डिजिटल मवाद जो इनके पास था जिसका फोरेंसिक किया गया है, उससे ही पता चलता है कि सिर्फ मालूमात नहीं दे रहे थे बल्कि जो बड़े प्लान्स है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के, उसमें भी बड़े जो है खतरनाक किस्म के अज़ाइम रखते थे। अब याद रखिए कि पिछले महीने में भी पंजाब के इलाके से रॉ के एजेंट पकड़े गए थे
और वो ईद के मौके पर लाहौर, भावलपुर, भावलनगर और पाकवतन में कुछ मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। उनके पास से भी भारी असलहा, नक्शे और धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद हुआ था। अब जनाब ये एक रॉ का पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऑपरेटिव्स हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर जिनको वो बरगलाते हैं और ख़ुद अपने एजेंट्स भी यहाँ पे भेजते हैं जो कई बार पकड़े गए हैं, जैसे जो है वो कुलभूषण। तो कुलभूषण से याद आया एक और अहम खबर भी है, पाकिस्तान के वो अफसर, वो मेजर मोइज जिन्होंने अभिनंदन को बचाया था, जब अभिनंदन जो है वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, जब ही रियलाइज्ड कि वो पाकिस्तान की सरजमीन में है, पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया जिस अफसर के सामने, और जिस अफसर ने उसको एक मुश्तिल हजूम से बचाया। क्योंकि जब भारतीय वर्दी देखी लोगों ने, तो लोगों को जो भारत से नफरत और गुस्सा है उसका इजहार उन्होंने अभिनंदन पे करने की कोशिश की। वो मेजर मोइज जो हैं वो वजीरिस्तान में एक फौजी ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। इट्स अ ह्यूज लॉस। और ये जाहिर है वही दहशतगर्दी और वही दुश्मनी है जो रॉ के ये ऑपरेटिव्स करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसी के नतीजे में दहशतगर्दी है और उसी के नतीजे में जो जवान हैं, जो अफसरान हैं, वो इस तरह से अपनी जानें देते हैं। तो जनाब ये तो हो गई कुछ सिक्योरिटी के रेलिवेंट खबरें। कुछ बात करते हैं सियासत की। और ज़ाहिर है किसी अफसर और स्पेशली मतलब यंग ऑफिसर्स की जब आप शहादत की बात करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से अभी जंग जीती है, आप जो है वो बाकी जज्बाती हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी अपने प्रोफेशनल वर्क में इस तरह से जज्बात को ना आने दूँ आगे। एनीवेज बहुत सारी जो है वो ताज़ियत मेजर मोइज़ की फैमिली से। और आज मैं मेजर मोइज़ का हामिद मीर साहब के साथ वो इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें उन्होंने अभिनंदन को बचाने की पूरी कहानी सुनाई। एंड आई एम श्योर कि अभिनंदन को भी जब पता चलेगा कि जिस अफसर ने उनकी जान बचाई थी आज वो खुद जान की बाजी हार गए उस दहशतगर्दी की वजह से जो उनका मुल्क पाकिस्तान में करता है, तो इट इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि मुल्क जो है वो अपने यहाँ के मसाइल को हल करने की बजाय, भारत जैसा मुल्क अपने मसाइल को हल करने की बजाय पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है और अपने जो तरीका वारदात है उससे बिल्कुल भी बाज नहीं आता। एनीवेज जी, सियासत की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका क्या बनेगा, क्या सियासत से वो वाकई में माइनस कर दिए गए। उनकी बहन ने कहा कि लगता है इमरान खान साहब माइनस हो गए। और क्यों कहा उन्होंने? इस वजह से कहा कि जो बजट था केपी का उसको पास कराने से पहले उन्होंने कहा था मुझसे लाजमी मुशावरत की जाएगी, मुझसे मिला जाएगा, लेकिन अली अमीन गल्लापुर साहब ने वो बजट पास करवा दिया। कहा ये अब अली अमीन गल्लापुर साहब ने कि लोग चाहते थे मैं बजट पास ना करूं, एक जो माली इमरजेंसी है उसकी सूरत हाल पैदा हो, गवर्नर राज लगे और हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो मैंने तो वो हुकूमत बचाई है, इमरान खान साहब की वाहिद हुकूमत जिस मुल्क में बच गई है, लिहाजा मैं तो इमरान खान साहब जो उनको माइनस करने के लिए हमारी लाशों से गुजरना होगा वगैरह वगैरह। और साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहाँ उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जी कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। और जस्टिस मंसूर ने उनको कहा है कि जनाब आप चीफ जस्टिस से रजू करें, चीफ जस्टिस लाहौर में है, वही आपको रिलीफ दे सकते हैं, मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं सकता हूँ। आपको पता है कि इस वक्त जो अदालत में तमाम मामलात हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी बिल था उसके बाद से जो 26वीं यानी तरमीम हुई उसके बाद से जस्टिस मंसूर साहब जो हैं जो सीनियर ब्यूरी जज हैं वो इस पूरी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो वो नाखुशी बहुत सारे केसेस में उनके रिमार्क से रिफ्लेक्ट करती है। तो आज भी हमें वैसी ही एक सूरत हाल नज़र आई। तो आपके सामने मैं वो सारी सूरत हाल रख देती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा जो मामला था कि जनाब कैसे जाएंगे। वज़ीर आला जो हैं वो भी रोस्टरम पर गए, उन्होंने अपनी गुज़ारिशात भी पेश की और उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है, जस्टिस याया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, लेकिन उस तमाम बातों पे अमल नहीं हुआ जिसकी हम बार बार जिसका मुतालबा करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो लाहौर में है याया अफरीदी साहब, लिहाजा आप उनसे जो है रुजू करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया, जिसका मैंने भी आपको बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतर है और यही आपको बेहतर हल मिलेगा वहीं से, और आपका जो वक्त है
वो भी बच जाएगा। इसके बाद जनाब अली बिन गफूर साहब जो हैं वो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने जो है अब वो तासुर ख़त्म करने की कोशिश की जो अलीमा खान साहिबा की बात से पैदा हुआ कि शायद इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। और जो अब वज़ीर आला के पी के वो कहते हैं जी कि हमारी लाशों से गुजर के ही इस मामले पे आगे बात बढ़ेगी। SCO की मैंने बात की कि जो SCO का मामला है वहाँ पर देखते हैं कि कैसा जो है वो पाकिस्तान और भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं आमना सामना होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा। दोनों ही राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपने हुकूमतों में मुख्तलिफ एक मकाम रखते हैं अपने बयानात की वजह से। DGISI और जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जनरल आसिम मलिक साहब वो भी इस वक्त चीन में मौजूद है। तो ये एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है SCO का इजलास, जो इस पूरी सूरत हाल पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद और ईरान इसराइल की जंग के बाद एक SCO का इजलास हो रहा है जो बड़ा अहम है और सबकी नज़रें जो हैं वो इस तरफ हैं और कैसे जो है चीज़ें अनफोल्ड होंगी और दुनिया जो है वो कहाँ खड़ी है, अब क्या रियलाइज़ करती है इन 2 कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, उसका भी हमें कुछ अंदाज़ा होगा जब SCO की जो जितनी भी मीटिंग्स हैं और साइडलाइंस की मीटिंग्स हैं जब वहाँ से खबरें सामने आएंगी। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो बहरहाल अभी फ़िलहाल के लिए ताल्लुकात की, मुज़ाकरात की, बातचीत की बेहतरी जो होती है माहौल की, उसकी कोई भी मुझे उम्मीद या इम्कान नज़र नहीं आता। बात करते हैं जनाब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की, जिसमें ईरान की सबसे पहले बात की जानी चाहिए। और ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जो हैं जनरल इस्माइल कानी, वो जनाब जो हैं वो ज़िंदा हैं और उन्होंने अमरीकी मीडिया का जो दावा था कि ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो जनरल इस्माइल कानी जो है वो कल तेहरान में मुनक़दा फतह के जश्न में अवाम के दरमियान अचानक सही सलामत नमूदार हो गए। और ये जो ईरानी खबर रसाई एजेंसी है और प्रेस टीवी है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उनको इस इज्तिमा में देखा जा सकता है। इससे पहले आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने ईरानी जोहरी मुज़ाकराती टीम के जो सरबराह थे और आयतुल्लाह ख़ामेनी के जो एडमिरल थे, मुशीर हैं, ख़ास मुशीर एडमिरल अली शमखानी साहब, उनकी शहादत का भी दावा किया था जो कि गलत साबित हुआ था। तो ईरान से जो है इजराइल के लिए जो अभी उनकी शिकस्त है वो अभी खुल के सामने आ रही है कि जो वो हाई लेवल टारगेट्स की बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और जो टारगेटेड कार्रवाइयां करने का दावा है वो गलत है। और ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी प्रोएक्टिवली बहुत सारे टारगेट्स को महफूज रखने में कामयाब हुई है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा झगड़ा है वो ये कि ईरानी तनसीबात को नुकसान कितना पहुंचा उसके हवाले से भी कुछ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उससे ताउन को मुअत्तल करने का बिल जो है वो ईरान की पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है और इस बिल के हक में 222 वोट डाले गए हैं। किसी ने भी इस बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया, सिर्फ एक रुकन पार्लियामेंट है जिन्होंने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। अब होगा क्या, अब जनाब जो बिल बना, जो बिल है जो इसके तहत जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी की जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। इन हसास तनसीबात पे ईरान अपनी जोहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और इंस्पेक्शन के लिए आलमी इदारे को किसी किस्म की रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराएगा। ये जो बिल की हतमी मंजूरी है वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। लेकिन ये याद रखिए कि जिन साइंसदानों को बिलखुसूस निशाना बनाया गया था इसराइल के 13 जून के हमलों में, उनके हवाले से ये कहा गया था कि इनके बारे में जो तफसीलात हैं वो इस आलमी एजेंसी को दी थी ईरान ने अपने उस एग्रीमेंट के तहत, जिसके तहत जो ईरान है वो इस आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ अपने मामलात को एमिकेबली आगे बढ़ा रहा था। तो लिहाजा ये शक अपनी जगह पर ज़रूर पैदा होता है कि जो हसास मालूमात थी, जो कॉन्फिडेंशियल मालूमात थी, डिटेल्स थी, तफसीलात थी, वो तमाम की तमाम शायद यहाँ से लीक हुई हैं या इस जोहरी तनसीब जो जोहरी एटमी तवानाई की एजेंसी है आलमी, इसने इसराइल के हवाले जो है वो तमाम तफसीलात की हैं। तो इसका इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक और मामला है जनाब वो है कि क्या जो है नुकसान हुआ है। पहले ज़रा अमरीकी मीडिया की बात कर लेते हैं। तो अमरीकी नशाती इदारा जो CNN, उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस का जो इब्तदाई जायजा है कि कितना नुकसान हुआ है 3 जोहरी तनसीबात फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में, जिसपे बम गिराए गए और जिसपे उससे पहले इसराइल भी हमला करता रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो कोई ऐसा बुनियादी मवाद जो है वो तबाह नहीं हुआ और जो ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे हैं वो तबाह नहीं किए जा सके और बहुत सारे जो दावे हैं वो गलत हैं। उनमें से जो 2 अफराद जिन्होंने जो इस रिपोर्ट से आगाह हैं, जिन्होंने खुद ये रिपोर्ट देखी है, उनका ये एक का ये मानना है
कि अभी भी ईरान के पास जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो बड़ी हद तक बरकरार हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने जो एटमी प्रोग्राम है, जोहरी प्रोग्राम, उसको ख़त्म नहीं किया, सिर्फ चंद महीने उसको पीछे धकेल दिया है, यानी कि वो डिले हो जाएगा चंद महीने। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी फेक न्यूज़ हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जाली खबरें देने वाला CNN नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमले को मिलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने दोबारा दोहराया, ईरान की जोहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। अवाम न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN दोनों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, ये सदर ट्रंप का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब जो ईरान पर अमरीकी हमले थे वो हिरोशिमा की बमबारी से और जो है वो नागासाकी जैसी मिसालें उन्होंने दी, जहाँ पे एटम बम गिराए गए थे और वो जो पूरा का पूरा इलाका था वो सफ़े हस्ती से मिट गया था, यानी कि वो ऐसे बम थे। तो उन्होंने नेटो सरबराही इजलास में खिताब किया और कहा जी कि ये हमला जंग का खात्मा था। मैं हिरोशिमा की मिसाल देना नहीं चाहता, मैं नागासाकी की मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन ये बुनियादी तौर पर वैसे ही था। अगर मैं ये हमला ना करता तो ये जंग अब भी जारी होती। तो सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी नौयत के एक ही शख्स से उनके मुआवजे की कोशिश की गई थी, लेकिन सिर्फ 74 वोट मिले उनके मुआवजे के हक में। और जिन रिपब्लिकन मेंबर्स ने और एक खातून ने इनके सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया था, उनको बेवकूफ़ कह दिया सदर ट्रंप ने। और सदर ट्रंप जो है उनको एक और नॉमिनेशन मिल गई, जो नोबेल इनाम की नामजदगी एक और उनके यहाँ जो है वो इजाफा हो गया। एक तो पाकिस्तान ने की थी, अब जनाब जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन है, रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बडी कार्टर, उन्होंने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को एक खत लिखा है और उन्होंने कहा जी कि गैर मामूली जो है वो और तारीखी किरदार अदा किया, लिहाजा उनको नोबेल जो है प्राइज देना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब जो मामला है कि अब किस तरफ ये बात अमेरिका और जो दावे हैं सारे के सारे ये जाएंगे, तो बड़ी अहम एक पेशरफ जो है वो ईरान के जोहरी तंसीबात पे नुकसानात के हवाले से सामने आई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि हमारी जोहरी तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ये बात यकीनी है क्योंकि इन तंसीबात पर बार बार हमले किए गए हैं। उन्होंने टेक्निकल कोई डिटेल्स नहीं दी हैं और उन्होंने कहा जी कि ये एक तकनीकी मामला है, ईरान की एटमी तवानाई तंजीम और दीगर मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं और ये किसी भी ईरानी ओहदेदार की जानिब से ये पहला एतराफ़ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जोहरी तंसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले ईरान ने यही कहा था कि उनका एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ, वह अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखेंगे और तंसीबात को कुछ नुकसान पहुंचा है। जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही ख्याल है कि कुछ नुकसान पहुंचा होगा। एक जनाब और जो अहम खबर है वो है ज़ोहरान ममदानी, 33 साल ज़ोहरान ममदानी जो गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। न्यूयॉर्क जैसे महंगे तरीन इलाके में सस्ते किराए के घर, फ्री बस सर्विस और चाइल्ड केयर जैसी सहूलतों की फराहमी की बात कर रहे हैं। इज़ वेरी पॉपुलर और जो उनका मानना है वो कहते हैं जी कि एलीट्स और जो दौलतमंद हैं उनके पास तो बहुत कुछ है। अब आम शहरियों की बारी है कि उनके पास सहूलतें हों, अरबपतियों के पास काफ़ी कुछ है। लेकिन बहुत सारे जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो नाकदीन हैं, वो समझते हैं कि ये सारे वादे हैं, लफाजी है, उनके बहुत सारे वादे पूरे होने के काबिल नहीं हैं, उन पर अमल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं इंतखाब तो वो जनाब न्यूयॉर्क शहर के पहले जनूबी एशियाई मुस्लिम मेयर होंगे। और सन 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के लिए इंतखाब लड़ा और 10 साल तक नाकाबिल शिकस्त रहने वाले सियासी हरीफ के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। वो रियासती असम्बली में मुंतखब होने वाले पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगंडा नियाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। तो अब एक और बड़ी जो उनकी कामयाबी है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब था वो उन्होंने जीत लिया है। उनके जो मुखालिफ है एंड्रू कोमो, उनको जो है 36% वोट हासिल हुए थे, जबकि ज़ोहरान ममदानी को 43% वोट हासिल हुए। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के ओरिजिन के लोग हैं, वोटर्स हैं जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया। तो न्यूयॉर्क जो है उन्होंने एक बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी को अपने जो डेमोक्रेट पार्टी है उसने अपने मेयर के लिए चुना है। तो लेट्स सी कि वो वाकई मुंतखब होते हैं नहीं। तो आज के लिए इतने जी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।